लेक्चर 12 ऑफ जीएसटी बेसिक टू एडवांस। हमने 11 लेक्चर्स कर लिए हैं। 11 लेक्चर्स में हमने काफी टॉपिक कवर किए हैं। पिछले लेक्चर में जो कि लेक्चर 11 था, उसमें हमने सेक्शन 10 के सारे सब सेक्शन को कंप्लीट किया था, 3, 4, 5 और 1, 2 सब सेक्शन। हमारे सेक्शन जो हमारा सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 और 2 था, वो था हमारे लेक्चर 10 में। तो 2 वीडियो में हमारा एक लेक्चर खत्म हुआ था, एक सेक्शन खत्म हुआ था ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेक्शन 11 ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, जो हमें बताता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब आप करवाओगे, डेट मींस जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आओगे। अभी तो जो हमने देखा सप्लाई ऑफ गुड्स, ये मोस्टली इंटर या इंट्रा स्टेट में था। तो जब हम बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस टाइम टैक्सेशन कैसे लगता है जीएसटी में, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसे होती है, ये हम आगे अब समझेंगे। इसको समझने से थोड़ा सा पहले आपको एक बात समझनी है कि होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे पहले तो सेक्शन का नाम लिख दे, सेक्शन 11 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 11 देखो, सेक्शन 10, 11, 12, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ये तीनों का तीनों सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 10 हमें बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, और ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट 2 वीडियो में कर लिया है। हमारा सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये हमारा अभी चल रहा है। और प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अभी हमने नहीं किया है, ये सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, ये हमें अभी अगले वीडियो में हम करेंगे। तो अभी हम 11th वीडियो पे है, जो हमें बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्योंकि देखो सर्विसेज का क्या होता है, इसमें सर्विसेज तो आप उसमें बात अलग होती है, मेन होता है गुड्स का। सर्विसेज का ही मैं बताऊंगा, सर्विस का हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। फिलहाल प्लेस ऑफ सप्लाई समझिए। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, और यहां पे हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। सेक्शन 11 में प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे और सिर्फ गुड्स की ही बात करेंगे। सेक्शन 12 में हम प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का देखेंगे, दोनों में, विद इन द बाउंड्री एंड इंटरनेशनल का। तो यहां पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देखने वाले हैं। ऑफ गुड्स ओनली, सर्विसेज नहीं, सर्विसेज अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले सेक्शन में। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अब हम इसमें इंपोर्ट भी पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट भी पढ़ेंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, यहां पे लिखता हूं, चलो पहले हम पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हो गया। देखो, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इसमें आईजीएसटी लगेगा, ये तो बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये तो इंटर स्टेट ही है, ठीक है ना। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर रहे हैं तो यहां पे तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि अब यहां पे एक सीन ये है कि आईजीएसटी का ये मतलब है कि कुछ पार्ट स्टेट के और कुछ पार्ट सेंट्रल के। अब हमें सेंट्रल का तो मालूम है कि भाई एक ही है, जो दिल्ली में हमारी सरकार बैठी है। दिल्ली वाली सरकार नहीं, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट। एसजीएसटी मतलब कौन सी स्टेट में जाएगा, ये हमें ढूंढना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि आईजीएसटी लगेगा। बट आईजीएसटी का जो एक पार्ट है, एक पार्ट कौन सा है, एसजीएसटी वाला। तो वो एसजीएसटी वाला जो पार्ट है वो कौन सी स्टेट को जाएगा, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है एमआरएफ टायर्स, ठीक है।
MRF टायर्स एक कंपनी है, ये इंडिया में है। ये इंपोर्ट्स कराती है रबर जो होती है जिससे टायर बनते हैं, मतलब ये रॉ मटेरियल है फ्रॉम यूएसए। क्या करती है ये? यूएसए में एक सप्लायर जो इसको सप्लाई करता है यूएसए में। अच्छा, इंपोर्ट है, दैट मींस आईजीएसटी लगेगा। आप समझिए, एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाते हैं। उससे पहले हम समझते हैं ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये रिसिपिएंट के साथ साथ इंपोर्टर है। और यहाँ पे थोड़ी हम इंपोर्टर की परिभाषा जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे जब एग्जाम्पल को हम फॉरवर्ड करेंगे तब ये जो परिभाषा है वो समझ आएगी ज्यादा। पर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंपोर्टर कौन होता है? इंपोर्टर वो होता है जो ओनर हो किसका? गुड्स का, जो आपने इंपोर्ट करे हैं। दूसरा होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जो उस गुड्स का हकदार होगा या बेनिफिट उस गुड्स का लेगा, ठीक है। और तीसरा होता है कि पर्सन हु होल्ड्स टू बी इंपोर्टर। पर्सन हु होल्ड्स टू बी इंपोर्टर। ये हम सारे इसका मतलब अभी समझेंगे, इसको बस अभी साइड में रखिए। अच्छा, अब हुआ क्या, एग्जांपल बनाते हैं कि एमआरएफ टायर्स रबर ऑर्डर करता है यूएसए से, और अब देखिए ये ऑर्डर करता है शिप से, तो हमारे कुछ ही पोर्ट है जो हमारी कोस्टल एरियाज है वहां आता है, और मोस्टली हमारा बॉम्बे पोर्ट में हमारा क्या आता है? सामान आता है। एग्जांपल ले लेते हैं। तो समझिए इन्होंने जो ये रबड़ मंगाया, ये रबड़ आया मुंबई पोर्ट पे। कहां आया? मुंबई पोर्ट पे। अब मुंबई पोर्ट पे अगर आया तो अब यहां पे एक बात आती है कि अगर ये बॉम्बे पोर्ट पे आ रहा है तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बॉम्बे होगा? हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहले ये समझिए। हमारा आईजीएसटी लगेगा, ये तो हमें पक्का पता है। आईजीएसटी क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो रही है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो ऑब्वियसली बात है सीजीएसटी और एसजीएसटी तो लगेगा नहीं, तो आईजीएसटी लगेगा। डेट मीन्स कुछ पार्ट इसका जाएगा सेंट्रल को और कुछ जाएगा स्टेट को। अब सीजीएसटी का तो मैं क्लियर है कि भाई जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? अच्छा, ये बॉम्बे पोर्ट पे रहा है, क्या ये महाराष्ट्र में जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा ये शेयर इसका। सपोज करो 18% लगता है, 9% इसका है, 9% इसका है। क्या ये 9% महाराष्ट्र को जाएगा? नहीं। अब समझिए यहाँ पे मेरी बात। ये क्लॉज क्या कहता है कि जो एमआरएफ टायर्स का हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस, उस हेड ऑफिस की लोकेशन को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इस एग्जांपल में हम ये लेते हैं कि एमआरएफ टायर का सपोज अगर हेड ऑफिस ऑफ एमआरएफ टायर्स इज इन दिल्ली, या दिल्ली नहीं, रुको, यहां पे हम दूसरा एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, इज इन यूके, उत्तराखंड में उसका हेड ऑफिस है, तो जो ये 9% है, ये 9% विल गो टू यूके गवर्नमेंट because it is a place of supply, and by this cause the head office where the importer is situated will be the place of supply. ठीक, तो भले ही गुड्स महाराष्ट्र में आए हो, उस पोर्ट पे आए हो, बट जिसने जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर की जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस जहां होगा वो लोकेशन क्या कहलाएगी? उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि गुड्स जहां पे आए हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे इस इंपोर्टर की परिभाषा को समझने के लिए, सपोज करें एमआरएफ, अब क्या होता है, ये यहाँ पे मुंबई पोर्ट पे एमआरएफ टायर क्या कहलाएगा?
ये जो एमआरएफ है ये इसको क्लियर करवाएगा। क्या कराएगा? क्लियर करवाएगा। क्या करवाएगा? जो ये गुड्स आए हैं वहां पे पड़े हुए हैं, अगर आपको गुड्स को क्लियर करवाना है, क्लियर मतलब रिमूव करवाना है, इंपोर्टर की इमिग्रेशन से बाहर निकलवाना है, तो आपको एक पर्चा लिखना होता है, एक डॉक्यूमेंट लिखना होता है जिसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एंट्री। अब समझिए यहां पे अगर एमआरएफ टायर खुद बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट बना के इन गुड्स को क्लियर करवाता है, तो दैट मींस इंपोर्टर की परिभाषा में वही ओनर हुआ। ठीक है ना? एमआरएफ टायर अपने बिल्स ऑफ एंट्री में उसका बेनिफिशियरी, उस गुड्स को कौन यूज करेगा, उसका बेनिफिट कौन लेगा, अपने आप को ही करता है, तो ओनर के साथ वो उसका बेनिफिशियरी भी हुआ। बेनिफिशियरी मतलब उस गुड्स को कौन यूज करेगा, ऑब्वियसली बात है एमआरएफ टायर यूज करेगा। अच्छा, पर्सन हु होल्ड्स टू बी इंपोर्टर, इसका क्या मतलब है? अब सपोज करिए जो ये गुड्स है ना, जो ये गुड्स है जो ये क्लियर हुए, ये एमआरएफ टायर क्लियर ना करके, कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एमआरएफ टायर ना करके, क्लियर ना करके एक दूसरी एंटिटी, एक दूसरा बंदा, सपोज करो सीएट टायर्स ऑन बिहाफ ऑफ एमआरएफ टायर्स clears out the goods। अच्छा, अब एमआरएफ टायर ने बोला सीएट टायर्स, मैं तो बहुत दूर हूं, मैं उत्तराखंड में रहता हूं, बॉम्बे में सामान है, तेरा हेड ऑफिस वही है, तू एक काम कर, गुड्स तू क्लियर करवा दे और बिल ऑफ एंट्री तू भर दे। तो क्लियर, ये एमआरएफ टायर इसको बिल ऑफ एंट्री बनाएगा और इसको क्लियर करेगा। ध्यान समझना, यहां पे ये इंपोर्टर नहीं है, इंपोर्टर है एमआरएफ टायर, बट ही होल्ड्स टू बी इंपोर्टर। वो ऐसा दिखा रहा है कि वो इंपोर्टर है। तो इस केस में सीएट टायर विल बी डीम्ड इंपोर्टर। वो इंपोर्टर नहीं है। ओनर में एमआरएफ ही लिखेगा, बेनिफिशियरी विल बी एमआरएफ, बट person who holds to be importer is CA Tire now because he is filing the bills of entry and clearing out the goods on behalf of MRF Tires। तो ये इंपोर्टर की जो 3 परिभाषाएं हैं उसमें डीम्ड इंपोर्टर भी आपका आता है, और यहां से इसको इधर से इसको लिंक करिए डीम्ड इंपोर्टर को। He is not an importer. CA Tire in our example is not an importer, but he is acting like he is an importer on behalf of the actual owner or beneficiary of that पर्टिकुलर कंसाइनमेंट और गुड्स। ठीक है, पर इस केस में भी आपका जो हेड ऑफिस है वही देखा जाएगा, एंड हेड ऑफिस इज उत्तराखंड, देन दिस प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल आल्सो बी इन उत्तराखंड ओनली। ठीक है जी, थोड़ी एक्सपोर्ट की बात कर ले, इंपोर्ट की बात तो हो गई। अच्छा, यहां पे ये बात याद रखना, जो मैं बता रहा हूं ये तो आगे भी तुम्हारे काम आएगा, आगे के प्रोविजन में भी काम आएगा। दूसरा है, अच्छा इंपोर्ट की बात हो गई, एक्सपोर्ट। अच्छा समझना, आप उत्तराखंड में रहते हो, अभी पहले का बता रहा हूं, यूपी में आप अगर सामान मंगवाते हो तो इसको एक तरह का इंपोर्ट बोलेंगे, भेजोगे तो एक्सपोर्ट बोलेंगे, और मंगवाओगे तो इंपोर्ट बोलेंगे, एक तरह का है ना। इस पे भी टैक्स लगता है, इस पे भी टैक्स लगता है। इस केस में जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज रहे हो, इंपोर्ट करोगे तो टैक्स लगेगा। हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट होता है उस पे टैक्स नहीं लगता, उस पे टैक्स नहीं लगता। हमारे एक्सपोर्ट्स आर टैक्स एग्जम्प्टेड, टैक्स ही नहीं लगता। क्यों? देखिए लॉजिक है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि हमारा इससे फॉरेन रिजर्व कंट्री में आता है, क्योंकि वो तो हमें पैसा तो किस में देंगे, रुपीस में देंगे। अच्छा, अगर वो रुपीस में अगर पैसा देंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस की डिमांड घटेगी, क्योंकि अब देखो, जैसे सपोज करो यूएसए हमसे सामान मंगवा रहा है, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, डेट मीन्स यूएसए के पास जो रुपीस का रिजर्व होगा वो हमारे पास आएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा? वो हमें डॉलर ही देगा।
जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, रुपीस की डिमांड सप्लाई घटेगी रुपीस की, जिसकी वजह से जो लॉ कहता है कि किसी चीज की डिमांड आप बढ़ा रहे हो, सप्लाई घटा रहे हो, तो उसकी चीज की वैल्यू बढ़ती है, तो इससे हमारी रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे मेजर्स उठाती है, लाइक वो करेंसी को डिवैल्यू कर देती है जानबूझ के। वैसे ही ये जो एक्सपोर्ट है इस पर टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि वो चाहती है कि और प्रमोट हो एक्सपोर्ट और सस्ता हो एक्सपोर्ट, तभी तो लोग मंगवाएंगे। तो उस पर टैक्स लगाती ही नहीं, जिससे हमारे प्रमोट हो क्या, एक्सपोर्ट। अच्छा, अब समझिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये इंडिया है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। अब जो ये एक्सपोर्ट है ना, ये दो तरीके के हो सकता है, ध्यान रखना। ये एक्सपोर्ट करता है कोई भी कंट्री को, एक होती है इसमें एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड सप्लाई, और एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये हमने अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम पढ़ रहे थे बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में। बिजनेस वर्टिकल्स में हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, कि अगर बिजनेस वर्टिकल एक स्टेट में है, दो बिजनेस वर्टिकल एक ही स्टेट में है, तो भले ही एक स्टेट और एक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोविजन वहां पे काम नहीं करेगा, हर दोनों में से हर एक बिजनेस वर्टिकल को अपना अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक स्टेट है जिसमें वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है और सिंपल भी जगह है, नॉर्मल भी है, तो एक उसकी यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, दूसरी यूनिट सिंपल उसमें ही है, उसी स्टेट में ही, भले ही वो बिजनेस वर्टिकल हो या ना हो, उसको एज आ बिजनेस वर्टिकल हम कंसिडर करेंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस केस में क्या है समझिए, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब इंडिया से यूएसए भेज रहे हो, तो यहाँ पे जीएसटी आपका 0% लगेगा, नो जीएसटी। जो सामान बनाना है भेजो, कोई जीएसटी नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैं मतलब समझा देता हूं। सपोज करो ये एक स्टेट है, ये स्टेट है महाराष्ट्र, समझना, ठीक है ना। यहां पे बहुत सारे इलाके हैं, ये कुछ इलाका ये है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड है, ये पूरा डेवलपिंग है, ठीक है ना। अब समझिए ये जो इलाका है ना, ये एक ऐसी जगह है जहां पे जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे ये आती ही नहीं, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी जगह को ना जहां पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं पर अंडर यूटिलाइज्ड है, और ये जो कंपनीज है, इंडस्ट्री है, यहाँ पे देख नहीं रही है, तो ऐसी जगह को घोषित कर देती है एसईजेड। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब यहां से जो भी आप सप्लाई करोगे, यहां से जो भी आप सप्लाई करोगे, कोई भी, अगर आप अपनी एक कंट्री में, ये अच्छा महाराष्ट्र अपनी कंट्री में ही है, अगर आप इस कंट्री में या इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट करो, यहां पे टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरह का एक्सपोर्ट ही हो रहा है, चाहे हम इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इंडिया में एक्सपोर्ट करें, इंडिया में चाहे इंटर करें चाहे इंट्रा करें, यहां पे जीएसटी आपका 0% रहेगा, ठीक है। दूसरा, आप यहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करो, तब तो 0 रेटेड हो गई जीएसटी, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसी जोन होते हैं एक कंट्री में जहां पे टैक्स आपका नहीं लागू होता। क्यों? क्योंकि टू प्रमोट द जो अंडर यूटिलाइज सोर्सेज वहां पे है उसको यूटिलाइज किया जाए। तो ये था हमारा सेक्शन, कौन सा सेक्शन था हमारा, ये सेक्शन 11। मैं हल्का सा जूम कर देता हूं कि नोट्स दिख जाए, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो क्या होगी। एक्सपोर्ट में तो टैक्स ही नहीं लगता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ही होगी। इंपोर्ट में हमने पढ़ लिया, इंपोर्टर के बारे में पढ़ा, इंपोर्टर क्या क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हमने रिवाइज भी किया, हमने पहले पढ़ रखा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो आएगी किसके बारे में, प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद हम टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे, विच इज सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वो बताएगा हमें क्या, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स।
सेक्शन 13 हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, और सेक्शन 14 हमें बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज अ चेंज इन जीएसटी रेट। फिर सेक्शन 15 करेंगे, सेक्शन 15 हमें बताता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 16 करेंगे, सेक्शन 16 हमें बताएगा आईटीसी के बारे में, और सेक्शन 17, 18 आगे चलता रहेगा, रूल्स भी है उसमें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो आएगी कुछ दिनों बाद।